आज दशहरे का दिन है, विजयदशमी का दिन है। आप सभी को दशहरे की, विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन रावण जलाने से पहले मुझे लगता है कि एक रिपोर्ट आपको देख लेनी चाहिए। एक रिपोर्ट देखनी चाहिए और ये रिपोर्ट नरेंद्र मोदी की सरकार, चूंकि देश में उन्हीं की सरकार है और अलग अलग राज्यों की सरकारें, उनके ऊपर, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। रावण जलाने का मतलब क्या है? रावण जलाने का मतलब तो यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन क्या वाकई साल दर साल जिस तरीके से हम रावण को जलाते आ रहे हैं, आगे भी जलाते रहेंगे, तो क्या बुराई का अंत हो भी रहा है या बुराई बढ़ रही है? क्या वाकई जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, इससे कहा जा सकता है कि हम सही मायने में दशहरा मना रहे हैं या सिर्फ दशहरे को भी एक इवेंट के तौर पर तब्दील कर दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आज दिल्ली में तीर चला करके दशहरे पर रावण का दहन करवाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब उनकी सरकार है और जब उनकी सरकार आई थी, जब ये कहा गया था कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, तो जब इस तरह के नारे दिए गए थे, आज जब एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट 2023 की है, यानी 2 साल पुरानी रिपोर्ट है, और 2 साल में अपराध निश्चित तौर पर बढ़े ही हैं, क्योंकि 2023 की रिपोर्ट वो बताती है कि 2022 के मुकाबले अपराध की संख्या 7% ज्यादा हो गई है। तो ये सरकारों के मुंह पर करारा तमाचा नहीं तो और क्या है? और रावण जलाने वालों के मुंह पर भी करारा तमाचा नहीं तो और क्या है? ये रिपोर्ट बताती है कि हमें अपने अंदर के रावण को भी मारने की जरूरत है और सरकारों के रावण को भी मारने की जरूरत है। मैं सरकारों के रावण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकारों में भी रावण बैठे हुए हैं। जितने बड़े बड़े गुंडे हैं, अपराधी हैं, वो आखिरकार शरण लेने के लिए सरकार के पास चले जाते हैं, पार्टियों में शामिल हो जाते हैं और सरकारें उनको मंत्री संतरी बना देती है। और ये किसी एक पार्टी की कहानी नहीं है, सब पार्टियों की तकरीबन यही कहानी है, लेकिन बीजेपी में ये सबसे ज्यादा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 की वो बताती है कि देश भर में 62,41,569 अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। फिर से सुनिए, 62,41,569 अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। और इसमें खास बात यह है कि बच्चों के खिलाफ अपराध, किसानों के खिलाफ अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, उनमें बीजेपी शासित राज्य वो टॉप पर है। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, राजस्थान टॉप पर है, कहीं मध्य प्रदेश टॉप पर है, कहीं महाराष्ट्र टॉप पर है। और इन तमाम सरकारों, इन तमाम राज्यों में भाजपा की ही सरकारें हैं। मध्य प्रदेश में जहां पर एक लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान ने शासन किया, खुद को मामा बताते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में बच्चों पर अपराध सबसे ज्यादा हुए हैं। आगे मैं आपको तफसील से सब कुछ बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर किसी मंचले ने, किसी सौदे ने किसी बहन बेटी के साथ में छेड़छाड़ की तो अगले ही चौराहे पर यमराज बैठ करके उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन ये बातें कितनी ढकोसला हैं और ये बातें कितनी फर्जी दिखाई देती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में पूरे देश में टॉप पर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई अखबार नहीं कह रहा है, कोई नेता नहीं कह रहा है, बल्कि सरकार के खुद के आंकड़े हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। महिलाओं पर 4,48,000 मामले दर्ज हुए हैं। 10 साल में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं।
अब बताइए, ये रिपोर्ट सरकार के मुंह पर करारा तमाचा नहीं तो और क्या है। दुष्कर्म में राजस्थान वो टॉप पर है, 5078 केस यहां पर दर्ज हुए हैं, देश में सबसे ज्यादा है। हत्या में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, हत्या के मामले में यहां पर 3206 केस हुए हैं और ये भी पूरे देश में टॉप पर है। ये सिर्फ एक साल का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 5-5 साल के 10-10 साल के आंकड़े नहीं है, सिर्फ एक साल का आंकड़ा है। हत्या और अपहरण के मामले में यूपी और बिहार दोनों टॉप पर हैं, दोनों में बराबर बराबर जो है वो आंकड़े निकल करके सामने आए और दोनों ही राज्यों ने बराबर बराबर ही से ताज यहां पर पहनने का काम किया है। सड़क दुर्घटनाओं में भी यूपी टॉप पर है। साइबर क्राइम 86,402 मामले दर्ज हुए हैं और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये मामले सिर्फ दर्ज हुए मामले हैं, ये मामले जो सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो गए वो हैं। कितने ही मामले तो ऐसे होंगे जो घर की चारदीवारी के भीतर दम तोड़ चुके होंगे, कितने ही मामले ऐसे होंगे जो गली में दम तोड़ चुके होंगे, कितने ही मामले ऐसे होंगे जो थाने के बाहर दम तोड़ चुके होंगे और कितने ही मामले ऐसे होंगे जो थाने में एसएचओ ने या और बाकी जो अधिकारी थाने में होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो समझौता करवा करके, डरा धमका करके, शांत करके, बुझा करके और तोड़वा देते हैं। वहां पर भी कितने ही मामले दम तोड़ चुके होंगे। इस सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में बेहद काबिल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और उनको फिर से वही काम पर लगाया गया है। 2023 में भी वही थे, 2024 की सरकार फिर से बनी, तब भी वो रेलवे मंत्री है और 21,000 लोग रेलवे मंत्रालय में, ये कहती है रिपोर्ट कि 21,000 लोग रेल दुर्घटनाओं के अंदर मरे हैं। लेकिन फिर भी उस मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, ना उस मंत्री को हटाया गया। वो मंत्री रेलवे मंत्री से रेल मंत्री और क्या क्या बन गए, क्या क्या खिताब उनको मिले, लेकिन 21,000 मामले एक साल में, हत्या, ये दुर्घटनाओं के मामले जो सामने आए हैं, 21,000 लोगों की मौत हुई है। क्या कहेंगे इसको आप? सिक्किम अपराध के मामले में सबसे कम, पूरे देश में सबसे कम अपराध अगर कहीं पर हुए हैं तो सिक्किम के अंदर हुए हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध वो बहुत तेजी से बढ़ा है। अपहरण के मामले 79,884 मामले दर्ज हुए हैं। पोस्को के तहत 67,694 केस दर्ज हुए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर जो अपराधी थे वो जान पहचान वाले थे, जानकार थे। इसीलिए मैंने कहा कि अपने अंदर के रावण को भी पहचानिए, अपने अंदर के रावण को भी मारिए, सरकारों के रावण को भी मारना जरूरी है। बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुए हैं इसमें कोई और दूसरा नहीं, कोई अनजान नहीं, बल्कि आपके अपने थे जो अपराध कर रहे थे, बस आप उनको देख नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। कुल 40,434 में से 39,076 जानकार थे, यानी तकरीबन सभी जानकार थे। इनमें से 3224 परिवार के ही लोग थे। 40,000 में से 3224 परिवार के ही लोग थे। 15,146 परिवार के जानने वाले थे। 20,706 दोस्त थे, जो हो सकता है कि आपके दोस्त हों, जो हो सकता है जो बच्चों के दोस्त हों। कई बार ऐसा होता है कि आप घर पर किसी को लेकर के आते हैं, वो आपका दोस्त है, लेकिन वो आपका दोस्त आपकी गैर मौजूदगी में आपके बच्चों के साथ में क्या कर जाए, ये भी अपराध बन जाता है और फिर उसके बाद में एक कहानी बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के दोस्त होते हैं, साथ में पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ट्यूशन पर जाते हैं, स्कूल में साथ में बैठते हैं, लेकिन वही कब उनके साथ में अपराध कर बैठे पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए अपने अंदर के रावण को, अपने दोस्तों के रावण को भी पहचानिए, उसको भी मारिए। 2023 में मध्य प्रदेश में अपराध बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा हुए, 22,393 मामले निकल करके सामने आए। देश भर में 1,77,000 कुल केस हुए। 2022 में ये 1,62,000 थे, यानी 9.2% की बढ़ोतरी हो गई, यानी तकरीबन 10% की बढ़ोतरी आप मान करके चलिए बच्चों के खिलाफ केस में, बच्चों के खिलाफ अपराध में। हर दिन औसतन 486 केस निकल करके सामने आए और अगर मिनट के हिसाब से आप बात करेंगे तो हर 3 मिनट में एक बच्चा कहीं ना कहीं, जब ये खबर आप सुन रहे हैं तो इतनी देर में हो सकता है कि
3-4 बच्चों पर अपराध हो चुके होंगे। ये आज भारत की स्थिति है। दहेज हत्या में यूपी सबसे टॉप पर है। दहेज में उत्तर प्रदेश में 3206 हत्याएं हुई हैं, 16,663 अपहरण हुए हैं और दहेज हत्या 2,122 हुई है। उसके बाद में बिहार है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, हरियाणा है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ और पंजाब है। इसमें झारखंड और पंजाब को छोड़ दें तो भाजपा की सरकारें हैं। महिलाओं पर अपराध की बात करें तो टॉप 5 स्टेट्स की आप देखिए स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश 16,381 केस उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर के। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, एक और भाजपा का डबल इंजन का राज्य है, 47,000 केस यहां पर हैं। राजस्थान 45,450 केस। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का राज्य, वहां पर 34,691 केस है। देश में फुल स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री है तो इकलौती ममता बनर्जी है। अब दिल्ली में भी बीजेपी ने मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया है रेखा गुप्ता को, लेकिन वो फुल स्टेट नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश यहां पर 32,342 केस है। किसानों की आत्महत्या की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे सर्वाधिक, यहां पर 38% अकेले केस महाराष्ट्र में हो रहे हैं किसानों से जुड़े हुए। 2023 में खेती से जुड़े हुए 10,700 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें से 38% महाराष्ट्र के थे, 22% कर्नाटका के थे। कुल आत्महत्याओं के 1,71,418 और 66% पीड़ितों की वार्षिक आय 1 लाख से भी कम की थी। ये आंकड़े बताते हैं कि जब हम अपने देश को लेकर के दावे कर रहे हैं कि हम तीसरे दर्जे की, पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उस वक्त में आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में हजारों लोग वो इतने गरीब हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, कर्जे में दबे हुए हैं कि मौत के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे। खेती क्षेत्र में 4,690 किसान और खेती करने वाले 6,096 कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की है। यह देश में कुल आत्महत्याओं का 6% है। खेती में सबसे अधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र में 38%, कर्नाटका में 22%, आंध्र प्रदेश में 8%, मध्य प्रदेश में 7% दर्ज की गई है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार। तो ये देखिए तमाम सरकारें किस तरीके से काम कर रही है और ये किसानों की आत्महत्या के मामले कहां कभी सुर्खियों में आ पाते हैं, कहां किसानों को लेकर के चर्चा होती है। खैर, आप रावण जलाने जा रहे हैं, क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि जो रावण हम सबके बीच में मौजूद है, चाहे वो महंगाई का रावण हो, चाहे वो बेरोजगारी का रावण हो, चाहे वो कर्जे का रावण हो, चाहे वो शैतान रावण हो जो हमारे बच्चों पर अपनी छाया डाल रहा है, या हमारी माताओं बहनों को डस रहा है, वो रावण हो। इन रावणों के बारे में हम कब बात करेंगे? केवल रावण को धू धू करके जलाना, राम की जय जयकार करना, क्या इतना भर काफी है? या इसके अलावा सच्चाई यह है कि हमें बात करनी होगी, चर्चा करनी होगी, सरकारों को जवाबदेह बनाना होगा, और केवल प्रधानमंत्री का काम या मुख्यमंत्रियों का काम यह नहीं है कि वो ढोल बजा दें, हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन दे दें और उसके बाद में टीवी में, अखबार में अपनी छवि को चमका लें। अगर आप इन रावणों पर बात नहीं करेंगे तो एक दिन रावण जलाकर के खुशी मनाना कुछ नहीं है। एक दिन का रावण फिर सिर्फ इवेंट है। बाकी हमारे यहां पर रोजाना सीता जैसी बेटियां, उनका अपहरण किया जा रहा है। रोजाना सीता जैसी बेटियों को किडनैप करके उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। हमारे फूल जैसे बेटे बेटियां, उनके ऊपर अपराध किए जा रहे हैं। हमारे इस देश के अन्नदाता किसान, वो अपनी जिंदगी वो त्यागने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन हम एक दिन के रावण पर बात कर रहे हैं। खैर, कौन सा रावण जरूरी है, कौन सा रावण जरूरी नहीं है, और कौन से रावण पर कितनी बात हो रही है और कौन से रावण पर कितनी बात होनी चाहिए, ये आप लोग देखिए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।